नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 5 करेंगे और सर इसी के साथ में ये चैप्टर आपका पूरा कैपिटल मार्केट कवर हो जाता है। सारी बातें जो पूरे बुक में मैकमिलन में दे रखी थी, हमने सब कुछ कवर किया हुआ है पूरी डिटेल में। तो यहाँ हम देखने वाले एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर मेकिंग एन आईपीओ। कोई कंपनी आईपीओ अगर लाना चाहती है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट में अगर कोई शेयर इशू करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज होते हैं, और एस्बा के बारे में सीखेंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर मेकिंग एन आईपीओ। कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो 3-4 कंडीशन होती हैं। पहला, रिक्वायर्ड नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज in each of the preceding 3 full year, of which not more than 50% are held in monetary asset such as cash, bank deposits। तो पहली चीज, नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए कंपनी का, कम से कम 3 करोड़ रुपए होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। प्रीसीडिंग 3 ईयर में नेट टेंजिबल एसेट जो कंपनी का है वो 3 करोड़ होना चाहिए, और उसमें से भी जो 3 करोड़ रुपए है उसमें से 50%, नॉट मोर देन 50%, यानी मैक्सिमम 50% तक मॉनेटरी एसेट हो सकता है। यानी कि 3 करोड़ रुपए मिनिमम होना चाहिए, उसमें से 50% यानी 1.5 करोड़ रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपए मॉनेटरी एसेट हो सकता है। जैसे बैंक में आपके पास कैश मौजूद है, बैंक में एफडी वगैरह करवा रखी है, बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, वो चीज़ें यहाँ पर मॉनेटरी एसेट में आ जाती हैं। ठीक है, तो पहली ज़रूरत क्या है, 3 करोड़ रुपए का टेंजिबल एसेट होना चाहिए। टेंजिबल में से हुआ जा सके 3 करोड़ का टेंजिबल एसेट होना चाहिए पिछले 3 प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स में, और जो 3 करोड़ है उसमें मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट हो सकता है। हाउएवर द लिमिट ऑफ 50% ऑन मॉनेटरी एसेट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस आईपीओ इज मेड इंटायरली थ्रू द ऑफर फॉर सेल। अगर आईपीओ पब्लिक इशू की जगह पर ऑफर फॉर सेल की सहायता से आता है तो ये 50% की कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। 3 करोड़ रुपए आपका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए, बस ये कंडीशन पर्याप्त होगी। दूसरा है, इशूअर शुड हैव एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इशूअर शुड हैव एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़ रुपीज एंड अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो पहला तो था कि 3 करोड़ रुपए का टेंजिबल एसेट होना चाहिए। 2 और कंडीशन उन्होंने डाली कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए जो कि कम से कम जो है 15 करोड़ का हो, और नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में, पिछले 3 वर्षों में। तो इश्यूअर को एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 15 करोड़ का पिछले 3 वर्षों में, 15-15 करोड़ का कम से कम किया हो, और नेटवर्थ जो है उसकी नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो हो गई 3 कंडीशन हो गई मेरे ख्याल से। यहाँ पर अगर हम देखें, पहली कंडीशन, कम से कम 3 करोड़ रुपए का टेंजिबल। तो पहला, टेंजिबल एसेट 3 करोड़ का होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें पिछले 3 वर्षों में है ना। 3 करोड़ का टेंजिबल एसेट होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम, और नेटवर्थ 1 करोड़ की होनी चाहिए मिनिमम पिछले 3 वर्षों में। इन केस ऑफ एबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, मतलब बोलते हैं कि मान लो कोई एक कंपनी है जो इन 3 कंडीशन को नहीं पूरा कर पाती है, भाई टेंजिबल नेटवर्थ या फिर जो है नेटवर्थ में या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एसेट में प्रॉब्लम है, तो उनको एक अल्टरनेटिव रूट दिया गया है। दिस इज अल्टरनेटिव रूट। ठीक है, तो उनको अल्टरनेटिव रूट में क्या दिया गया कि इन केस द अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, मान लो इनमें से ऊपर की कंडीशन कोई कंपनी नहीं फुलफिल कर पा रही है, देन एन इश्यूअर कैन ब्रिंग आईपीओ ओनली इफ द इशू इज मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड द इश्यूअर अंडरटेक्स टू अलॉट at least 75% of net offer to QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो बोलते हैं मान लो कि तुम्हारी कंपनी में ये कंडीशन नहीं पूरी हो रही, भाई कोई कंपनी है, हो सकता है उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से कम की है, या हो सकता है उसका प्रॉफिट 15 करोड़ से कम का रह रखा है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम भी आईपीओ ले आओ, लेकिन बस 1-2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला, तुम्हें जो आईपीओ लाना होगा
वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू लाना होगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राइस पहले से डिसाइड नहीं रहता है, प्राइस डिस्कवरी करी जाती है। तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते प्राइस क्या होगा, वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होगा। और दूसरा, जो भी जितने भी अमाउंट का तुम आईपीओ लाओगे उसमें से एटलीस्ट 75% आपको क्यूआईबी को अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा वाला हो गया, याद होगा आपको, कंपलसरी बुक बिल्डिंग, है ना, याद है आपको। वॉलंटरी बुक बिल्डिंग प्रोसेस थी और कंपलसरी जिसमें हमने RII, NII और QIB की बात करी थी, ध्यान होगा अगर आपको। तो कंपलसरी वाले में QIB को मिनिमम 75% देना था, है ना। RII को मेरे ख्याल से 10% देते थे और NII को आई थिंक 15% अलॉट किया था, कुछ ऐसा सीन वहां पर। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है आईपीओ लेकर आती है तो उसके बाद में क्या कंडीशन रहेगी। तो पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है नॉट लेस देन 10 करोड़ की होनी चाहिए। मतलब आईपीओ आ गया, अब आईपीओ आने के बाद में कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ से कम की नहीं होनी चाहिए और कैपिटलाइजेशन जो होना चाहिए कंपनी का वो नॉट लेस देन 25 करोड़, 25 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि भाई आईपीओ ले आए तो उसके पहले की कंडीशन, आईपीओ आने के बाद में भी कुछ कंडीशंस हैं। तो पहला, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए आईपीओ आने के बाद, मिनिमम 10 करोड़, और कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 करोड़ का होना चाहिए। तो एज पर एक्सटेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑफ इक्विटी विथ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर आईपीओ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द एप्लीकेंट shall not be less than 10 crore and the capitalization of the applicant's equity shall not be less than 25 करोड़। तो ये इन्होंने कंडीशंस मार्केट में डाल रखी है, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड, मेरे ख्याल से मैंने बढ़िया समझाने की कोशिश की है कि आईपीओ लेकर आना है तो क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि कम से कम जो आपका टेंजिबल एसेट है पिछले 3 वर्षों में कम से कम 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इस 3 करोड़ रुपए में 50% जो है आप मॉनेटरी एसेट के रूप में होल्ड कर सकते हैं, सच एज कैश, बैंक डिपॉजिट वगैरह, ठीक है। ये 50% की लिमिट तब लागू नहीं होती है जब आप आईपीओ ऑफर फॉर सेल के थ्रू लेकर के आते हैं। दूसरी कंडीशन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में और नेट वर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए पिछले 3 प्रीसीडिंग ईयर में। फिर उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं कि मान लो तुम ऊपर की ये कंडीशन नहीं पूरी कर पाते हो तो भी तुम्हें आईपीओ हम लाने के लिए देंगे, लेकिन वो आईपीओ आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू लेकर आना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जितना भी नेट ऑफर है, जितने करोड़ की भी आप फाइनेंस रेज कर रहे हो, यहाँ पर जितने भी करोड़ का शेयर लेकर आ रहे हो उसमें से कम 75%, 75% आपको क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्यूआईबी आप समझ गए होंगे, म्यूचुअल फंड, पेंशन कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब होती हैं। इसे एक अल्टरनेटिव रूट कहा जाता है, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव रूट है कि चलो वो नहीं कर सकते तो ये तरीका हमने आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आईपीओ अगर आ गया तो पोस्ट आईपीओ पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए और मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो 25 करोड़ से कम नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा सर इंटरमीडिएटरी इन एन इशू इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब भी कोई इशू आता है, जब भी कोई शेयर आता है तो उसमें इंटरमीडिएटरी कौन रहता है। मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू आर बुक रनिंग लीड मैनेजर, BRL। मर्चेंट बैंकर टू द इशू यानी कि इशू के लिए मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होते हैं, सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, रजिस्ट्रार टू द इशू होते हैं, बैंकर्स टू द इशू होते हैं, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ये सारे के सारे जो नाम मैं ले रहा हूँ ये सभी के सभी जो है इंटरमीडिएटरीज हैं। अंडर राइटर्स टू द इशू, सोलिसिटर एटसेट्रा आर द इंटरमीडिएटरी टू एन इशू इन द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में ये सभी के सभी जो है इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं। कौन कौन, मर्चेंट बैंकर जैसे मैंने पीएनबी वगैरह बताया था आपको, बुक रनिंग लीड मैनेजर, syndicate members, registrar to issue, bankers to issue, auditor of the company, underwriter to the issue, solicitor वगैरह, ये सभी के सभी इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं प्राइमरी मार्केट में। एक दो टर्म है, अंडरराइटर टू द इशू क्या होता है, सॉलिसिटर क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंडरराइटर टू एन इशू का मतलब होता है आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक्स दैट हेल्प कंपनी सेल न्यू स्टॉक आर बॉन्ड टू द पब्लिक। तो अंडरराइटर टू एन इशू का मतलब होता है ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह, ये इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह होते हैं जो कंपनियों को मदद करते हैं नए स्टॉक या बॉन्ड पब्लिक को बेचने में। सॉलिसिटर टू द इशू, सॉलिसिटर
इशू का क्या मतलब होता है? इज अ लायर, ये वकील होता है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं ना हमारे देश में। सॉलिसिटर द इशू मतलब इज ए लायर हु मैनेजेज द लीगल साइड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल ऑफरिंग सच एज स्टॉक और बॉन्ड। स्टॉक और बॉन्ड लेकर आ रहे हैं, तो उसका जो लीगल साइड है उसको मैनेज करने के लिए लॉयर आप हायर करते हैं, तो उसे सॉलिसिटर बोला जाता है, सॉलिसिटर ऑफ इशू बोला जाता है। फिर यहाँ पर एक शब्द था बुक रनिंग लीड मैनेजर, BRLM। ये क्या होता है? बुक रनिंग लीड मैनेजर। A merchant banker possessing the valid SEBI registration in accordance with the SEBI Merchant Banker Regulation 1992 is eligible to act as BRLM to an issue। किसी इशू में बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया जाता है, तो ये कोई बैंकर होता है फ्रेंड्स, ओके, मर्चेंट बैंकर जिसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन हो, तो वो जो है बैंक ही बुक रनिंग लीड मैनेजर का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म और है यहाँ पर उन्होंने बताया है सेफ्टी नेट। तो व्हाट इज सेफ्टी नेट? Any safety net scheme or buyback arrangements of the share proposed to any public issue shall be finalized by an issuer company with the lead merchant banker in advance and disclosed in the prospectus। ये बोलते हैं सेफ्टी नेट का मतलब होता है बचाना, बाई बैक करना। बाई बैक क्यों करते हैं? मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर आता है और वो क्रैश कर जाता है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा घट जाता है, तो कंपनी जिस प्राइस पर आईपीओ आया था उस प्राइस पर बाई बैक कर लेती है, ताकि छोटे स्तर के जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका नुकसान ना होने पाए। तो उसी चीज को सर सेफ्टी नेट भी कहा जाता है। ओके, तो भाई सेफ्टी नेट, तो एनी सेफ्टी नेट स्कीम या बाईबैक स्कीम ऑफ द शेयर प्रपोज इन एनी पब्लिक इशू। तो भाई अगर आपने किसी पब्लिक इशू में ये अरेंजमेंट कर रखा है, सेफ्टी नेट देंगे, बाईबैक अरेंजमेंट देंगे, तो वो इशूअर कंपनी यानी जो कंपनी शेयर लेकर आ रही है और जो लीड मर्चेंट बैंक है उनके बीच में फाइनलाइज हो जाना चाहिए एडवांस में ही, और इस बारे में जानकारी प्रॉस्पेक्टस में दे दी जानी चाहिए, ताकि कस्टमर को आइडिया रहे कि हाँ इस शेयर में अगर दाम बहुत ज़्यादा टूटेंगे तो मुझे सेफ्टी नेट मिलेगी, मुझे बाईबैक ओरिजिनल प्राइस पर मिल जाएगा। यानी बाईबैक मेरा शेयर मान लो, सोचो कि 100 रुपए का शेयर आया मार्केट में, आईपीओ 100 रुपए का था, मार्केट में इतनी ज़्यादा बिकवाली हुई कि क्रैश होकर के वो 60 रुपए का हो गया। अब जो छोटे इन्वेस्टर उन्होंने पैसा लगाया, उनको तुरंत ही नुकसान हो रहा है, तो कंपनी क्या बोलती है कि ये 60 रुपए का शेयर कोई बात नहीं, 60 का है तो हम छोटे इन्वेस्टर से हम 100 रुपए पर ही बाई बैक कर लेंगे, 100 रुपए पर ही बाई कर लेंगे जिस पर आईपीओ आया हुआ था। यही है सर नेट सेफ्टी अरेंजमेंट। यही क्या है? सेफ्टी नेट अरेंजमेंट। ओके, सेफ्टी नेट यानी एक सेफ्टी की जाली बनी हुई कि आपको ज्यादा गिरने नहीं देंगे। सच अ बाईबैक आर सेफ्टी नेट अरेंजमेंट shall be made available only to the original resident individual allotee, limited to a maximum of 1000 share per allotee, and the offer is kept open for a period of 6 months from the last date of dispatch of security। ये बोलते हैं कि भाई इस तरीके का जो हम बाईबैक कर रहे हैं या सेफ्टी नेट नेट अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये केवल हमारे देश के जो रेजिडेंट इंडिविजुअल अलॉटी हैं उन्हीं को मिलेगा, यानी ये क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को नहीं मिलता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नहीं मिलता है, क्योंकि वो अमीर लोग हैं, कि एक्सपर्ट लोग हैं, इनको उतना ज़्यादा बचने की जरूरत नहीं, इनका पैसा डूबेगा तो इनको आइडिया है कि क्या होने वाला है। ये बचाते किसको हैं? जो इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, छोटे स्तर के जो हमारे शेयर खरीदार हैं, उनको बचाने का यहाँ प्रयास हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 1000 शेयर पर एलआरटी, एक एलआरटी का 1000 शेयर मैं बाईबैक करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। अब 1000 ही क्यों? तो उसके पीछे वजह देते हैं कि भाई देखो, हमको छोटे स्तर के जो है इन्वेस्टर को बचाना है, तो अगर किसी ने 1000 शेयर तक खरीदा है, तो भाई मान लो 100 रुपए का शेयर 60 रुपए का गया, तो हम उस व्यक्ति से 1000 शेयर जो है वापस 100 रुपए पर खरीद लेंगे, ताकि उसको कोई नुकसान ना होने पाए। अब 1000 से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हो तो तुमको हम नॉर्मल कस्टमर में नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास मतलब भर का पैसा है, तब तुमने इतना इन्वेस्ट कर रखा है। तो यही बोला कि मैक्सिमम 1000 पर एलआरटी, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति जिसने खरीदा उसके 1000 शेयर हम वापस ले लेंगे, इससे ज़्यादा तुमने खरीद रखा तो तुम्हारी किस्मत जाने। और ये काम जो है 6 महीने तक होता है, यानी शुरू उसके 6 महीने तक, जब भी शेयर लॉन्च हुआ उसके 6 महीने तक अगर जरूरत पड़ती है तो ये जो आपका सेफ्टी नेट है वो अवेलेबल रहेगा, कंपनी बाईबैक कर सकती। तो यहाँ पर ये बात हमने कर ली थी इंटरमीडिएट में कौन कौन आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट में बहुत सारे लोग हैं भाई, रजिस्ट्रार टू इशू है, बैंकर टू इशू, ऑडिटर्स जो होते हैं, उसके बाद अंडर राइटर्स होते हैं, सॉलिसिटर होते हैं। अंडरराइटर कौन होते हैं? कोई बैंक वगैरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह होते हैं। सॉलिसिटर कौन होते हैं? ये लॉयर्स वगैरह होते हैं। पीआर
BRLM कौन होते हैं? बुक रनिंग लीड मैनेजर कौन से होते हैं? तो ये मर्चेंट बैंकर होते हैं, इनका सेबी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। सेफ्टी नेट का कॉन्सेप्ट भी हमने सिखाया। सेफ्टी नेट मतलब बायबैक का एक अरेंजमेंट है जहाँ पर पब्लिक इश्यू में जो भी शेयर हैं उसको एडवांस में ही कंपनी और लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर आपस में डिस्कस करके बता देते हैं प्रॉस्पेक्टस में ही कि हम आपको सेफ्टी नेट देंगे। सेफ्टी नेट एक बायबैक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश करता है तो कंपनी जिस रेट पर आईपीओ था उसी रेट पर बायबैक कर लेती है, लेकिन वो हर एक अलॉटी से सिर्फ 1000 मैक्सिमम 1000 शेयर बायबैक करती है और ये काम जो है 6 महीनों तक, शुरू के 6 महीनों तक अवेलेबल रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो दैट सेफ्टी नेट। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए हमने शेयर का बैंड खोला, बोला हमने मैं 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में शेयर बेचने का रखता हूँ, एक बैंड हमने दे दिया। बाद में पता चला कि भाई 105 रुपए जो है कट ऑफ प्राइस आया। क्या आया? 105 रुपए पर डिसाइड हुआ कि 105 पर हम बेचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 105 रुपए या 106 रुपए किसी ने रेट लगा रखा है तो उसको शेयर मिलता है, और अगर ये नहीं लगा रखा है, 104 रुपए लगा रखा है रेट, या 102 रुपए में खरीदना चाहता है तो उसको अलॉटमेंट नहीं होती है। तो यही जो 105 रुपए डिसाइड हुआ, यही कट ऑफ प्राइस, ये क्या है? कट ऑफ प्राइस है। So in a book building process, the issuer is required to indicate either the price band or a floor price of red herring prospectus. तो जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस इशू होता है, बुक बिल्डिंग इशू का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि भाई इसमें क्या होता है, प्राइस डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, हम डिस्कवरी करते हैं प्राइस की। तो इशूअर यानी कंपनी को चाहिए कि वो बताए दो चीजें, दो में से कोई एक चीज बताए, या तो वो प्राइस बैंड बता दे कि भाई हमारा, मैं 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में अपना शेयर बेचना चाहता हूं, या फिर फ्लोर प्राइस यानी मिनिमम प्राइस बता दे कि कम से कम 100 रुपए में बेचना चाहता हूं। ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दो में से कोई एक बात उसको लिख करके देनी पड़ेगी, या तो बैंड बताओ और या तो फिर कम से कम प्राइस जरूर बताना पड़ता है। एक्चुअल प्राइस क्या होगा? द एक्चुअल डिस्कवर्ड इशू प्राइस कैन बी एनी प्राइस इन द प्राइस बैंड और एनी प्राइस अबव द फ्लोर प्राइस। तो जो एक्चुअल डिस्कवर्ड प्राइस आता है वो कोई भी प्राइस हो सकता है, या तो वो प्राइस बैंड के बीच में होगा, जैसे हमने कहा कि हम 100 से 120 रुपए के बीच में बेचने वाले हैं, तो इस 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में कोई भी प्राइस हो सकता है एक्चुअल प्राइस, या जो हमने फ्लोर प्राइस रखा था, जैसे हमने कहा कि हम कम से कम 100 रुपए में बेचेंगे, तो इस 100 रुपए से ऊपर का कोई भी प्राइस हो सकता है, 100 रुपए से ऊपर का ही हुआ, यानी क्या 99 रुपीज हो सकता है? तो नहीं, ठीक है। तो एनी प्राइस अबव द फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस से अबव ही कोई ना कोई प्राइस होगा जो कि एक्चुअल प्राइस होगा, जिसे डिस्कवर किया जाता है, और यही इशू प्राइस ही कट ऑफ प्राइस कहलाता है। ये जो हमने डिस्कवर प्राइस किया है, प्राइस की डिस्कवरी जो हमने की है सर, इसी को ही कट ऑफ प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया 105 रुपए का सीन है कि या तो 105 रुपए जो दाम आया वो 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में आता है, या तो 100 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, 100 रुपए से ज्यादा तो 105 रुपए, ठीक है। 105 रुपए जो आया हमारा रेट, उसे ही हम कट ऑफ प्राइस करते कहते हैं। दिस इज डिसाइडेड बाय द इशूअर एंड लीड मर्चेंट बैंकर आफ्टर कंसिडरिंग द बुक एंड इन्वेस्टर्स एपेटाइट फॉर द रिस्क। मतलब कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो भाई कंपनी और लीड मैनेजर वगैरह मिल करके डिसाइड करते हैं कि लोग कितना इन्वेस्ट करने में इच्छुक है, कितना रिस्क लेने के लिए राजी है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। सेबी की डीआईपी गाइडलाइंस परमिटेड ओनली रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू हैव एन ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग एट कट ऑफ प्राइस। मतलब ये क्या है? सेबी की गाइडलाइन कहती है कि केवल रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII जो होते हैं हमारे, जो RRI हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं कट ऑफ प्राइस पर। तो ये लाइन भले ही आपको आसान सी लग रही हो, लेकिन इसका असली मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है, जो सेबी है वो बोलता है जो हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं उनको हम कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करने के लिए अलाउ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर, सोचो ना, जैसे मान लो 105 रुपए कट ऑफ आया, ठीक है। अब आपने अगर 102 रुपए जो है कोट किया है कि भाई हमसे 102 रुपए खरीदेंगे, आपने 100 रुपए कोट किया है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि भाई मिनिमम 105 रुपए चाहिए। तो सेबी बोलता है कि आप ये दाम मत लिखो, आप लिख दो कि मैं कट ऑफ पर बाई करूंगा, कट ऑफ जो भी होगा, अप्लाइंग एट द कट ऑफ प्राइस। आप ये लिख दो मैं कट ऑफ पर खरीदूंगा। अब एक कट ऑफ 105 है तो 105 में खरीद लूंगा, 102 आएगा तो 102 में खरीद लूंगा, तो आप बच जाओगे। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए होती है, ताकि आपको पक्के तौर पर वो शेयर अलॉट हो जाए। अब बात समझ में आई? तो यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, वो प्राइस नहीं लिखता,
वो कट ऑफ सिलेक्ट कर लेता है कि भाई मैं कट ऑफ पर लूंगा, दाम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा कट ऑफ जो भी आएगा उस पर खरीद लूंगा। तो ये वो चीज़ है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने बुक लीड मैनेजर समझ लिया था, सेफ्टी नेट का भी मैंने आपको समझा ही दिया था। कट ऑफ प्राइस का कॉन्सेप्ट हमने सीखा भाई कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इश्यूअर को चाहिए कि वो बताए कि प्राइस बैंड क्या रहने वाला है या कम से कम प्राइस क्या रहेगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ये बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक्चुअल जो प्राइस का डिस्कवरी होता है वो कोई भी प्राइस हो सकता है, तो उस प्राइस बैंड के बीच में होगा या फिर जो है अबव फ्लोर प्राइस होगा। ठीक, या फिर फ्लोर प्राइस से ऊपर होता है, इसी को ही कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। कट ऑफ प्राइस का डिसीजन इन्वेस्टर के एपेटाइट वगैरह इन सब चीज़ों से डिसाइड किया जाता है। सेबी की गाइडलाइन बोलती है कि केवल हम जो है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अलाउ करते हैं, वो कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए होगा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करने का क्या मतलब है, कि आपको प्राइस नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो भी कट ऑफ होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट एस्बा, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई एस्बा के बारे में, कि आपको मान लीजिए जोमेटो का शेयर खरीदना है, 15,000 रुपये का अलॉटमेंट होता है मिनिमम, तो 15,000 रुपये आपके खाते से ब्लॉक कर लिए जाते हैं, वही एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। एस्बा मीन्स होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। एस्बा इज एन एप्लीकेशन कंटेनिंग एन अथराइजेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इशू। एस्बा एक एप्लीकेशन होता है जिसमें अथराइजेशन होता है इस बात का कि एप्लीकेशन मनी, मान लो 15,000 का शेयर आना है, वो ब्लॉक कर लिया जाता है आपके ही बैंक अकाउंट में, ताकि आप किसी शेयर को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, तो मतलब एस्बा एप्लीकेशन के लिए चेक वगैरह काटने की जरूरत नहीं है। एस्बा एप्लीकेशन खुद ही अथराइजेशन रखता है इस बात का कि आपका पैसा ब्लॉक करके रख लेगा। ठीक है, इफ एन इन्वेस्टर इज अप्लाइंग थ्रू एस्बा द एप्लीकेशन मनी shall be debited from the bank account only if his or her application is selected for allotment after the basis of allotment is finalized or the issue is withdrawn filled। तो ये बोलते हैं देखो पैसा ब्लॉक तो कर लिया जाता है लेकिन आपके खाते से कटता नहीं है। तो अगर इन्वेस्टर एस्बा के थ्रू अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट से अप्लाई कर रहा है, तो मनी तभी डेबिट होगी आपके खाते से अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है अलॉटमेंट के लिए। आपको जोमेटो के शेयर सेलेक्ट हो गए कि जोमेटो का शेयर आपको अलॉट होगा, तभी आपके खाते से पैसा डिडक्ट होता है आफ्टर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनलाइज। और ये कब डिसाइड होता है कि आपको अलॉट हो गया है, जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज होता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है हम नीचे डिस्कस कर लेंगे अभी में। ठीक है, लेकिन अभी जानिए कि अलॉटमेंट जब फाइनलाइज हो गया और अगर आपको शेयर अलॉट हो गए तब आपके खाते से पैसा कट जाता है, और अगर नहीं ऐसा है तो क्या होगा, इशू विड्रॉ कर लिया गया या फेल कर लिया गया, या इशू इज विड्रॉन या फेल्ड, इशू विड्रॉ ही कर लिया गया या फेल हो गया, तो उस केस में आपके पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज द क्रिटिकल माइलस्टोन, इट इज द फाइनल exchange approved document prepared by the registrar to issue that details exactly who is getting shares and how many। तो किसको कितना शेयर मिल रहा है इस बात का डिसीजन रजिस्ट्रार ऑफ इशू द्वारा एक डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइनल एक्सचेंज का अप्रूव डॉक्यूमेंट होता है। कौन प्रिपेयर करता है, रजिस्ट्रार ऑफ इशू करता है प्रिपेयर, जिसमें ये डिटेल होती है कि किसको कितना शेयर अलॉट हुआ है, तो दैट इज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। वही बोल रहा है आफ्टर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि ये डिसाइड हो गया कि किसको क्या अलॉट होना है, कितने शेयर अलॉट होने, वो जब डिसाइड हो जाता है तब जाके आपके खाते से पैसे कटते हैं। अंडर एस्बा फैसिलिटी, under ASBA facility investor can apply in any public right issue by using their bank account। ASBA facility में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चाहे वो पब्लिक यानी आईपीओ है, चाहे राइट्स इशू है, आप अपने बैंक अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द डेजिग्नेटेड ब्रांचेज ऑफ द बैंक एक्टिंग एज SCSB सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, याद होगा आपको सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो होते हैं जो एस्बा की फैसिलिटी देते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो बैंकों की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज होती हैं जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का काम करती हैं, आफ्टर फिलिंग द डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, बिड की क्वांटिटी, बिड का प्राइस और अदर रिलेवेंट डिटेल्स भरने के बाद में पास करती हैं गिव द इंस्ट्रक्शन टू ब्लॉक द अमाउंट इन देयर अकाउंट। तो वो क्या करती हैं कि आपके अकाउंट में पैसा ब्लॉक करने के इंस्ट्रक्शन दे देती हैं। तो जो ब्रांच होगी जो एस्बा की फैसिलिटी देती है
वो आपकी सारी डिटेल्स भरेगी, या एस्बा एप्लीकेशन में आप खुद सारी डिटेल भरेंगे, आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका डीमैट अकाउंट नंबर, बिड की क्वांटिटी, बिड का प्राइस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अकाउंट को आप अकाउंट इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि हाँ, अब आपके खाते में उतना पैसा ब्लॉक कर लिया जाएगा। इन टर्न द बैंक विल अपलोड द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन इन द बिडिंग प्लेटफॉर्म। बदले में बैंक आपकी जो डिटेल होगी वो बिडिंग प्लेटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज की जहाँ बिडिंग होनी है वहाँ पर आपकी ये डिटेल अपलोड करेगा ले जाकर के, भाई ये बंदा इतना पैसा ब्लॉक करवा चुका है, अब ये बिड करना चाहता है। इन्वेस्टर शैल इंश्योर दैट द डिटेल्स दैट आर फिल्ड इन द एस्बा फॉर्म आर करेक्ट, अदरवाइज द फॉर्म इज लाइबल टू रिजेक्ट। भाई आप डिटेल्स सही से भरें, सही डिटेल नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सेबी हैज बीन स्पेसिफाइंग द इन्वेस्टर हु कैन अप्लाई थ्रू एस्बा। ये बोलते हैं कि सेबी ने बता रखा है, गाइडलाइन देता रहता है समय समय पर कि एस्बा के थ्रू कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर पब्लिक इशू है, इन केस ऑफ पब्लिक इशू, 1 मई 2010 से ऑल इन्वेस्टर कुड अप्लाई थ्रू एस्बा, सारे के सारे इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं एस्बा के थ्रू, ठीक है। तो अगर पब्लिक इशू है 1 मई 2010 से सभी के सभी इन्वेस्टर एस्बा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर राइट्स इशू है, सभी इन्वेस्टर को अलाउ किया है, ठीक है, पब्लिक इशू में। इन केस ऑफ राइट्स इशू, all shareholders of the company as on record date were permitted to use ASBA for making application provided the applicant shareholders। कुछ कंडीशन दी इन्होंने, क्या कंडीशन है? 4 कंडीशन। अगर राइट्स इशू है तो भाई कंपनी का शेयर होल्डर पहले से ही होगा तभी उसको राइट्स इशू किए जाएंगे। एज ऑन रिकॉर्ड डेट, यानी कि जिस डेट को मानो कि 16 जून को अगर जो है शेयर राइट्स इशू आ रहा है तो 16 जून को आपके पास कंपनी के शेयर पहले से होने चाहिए, ठीक है। तो उनको एस्बा के थ्रू राइट्स इशू के लिए अप्लाई करने के लिए कहा गया है, बशर्ते कि कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी, जैसे इज होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म एंड हैज अप्लाइड फॉर इंटाइटलमेंट और एडिशनल शेयर इन इशू इन डीमैट फॉर्म। मतलब बोलते हैं कि भाई जो अगर राइट्स इशू चाहिए तो आपके पास पहले से डीमैट फॉर्म में शेयर होने चाहिए, और साथ ही साथ में आपने अप्लाई किया हो कि हाँ मुझे राइट्स वाले शेयर चाहिए डीमैट फॉर्म में। हैज नॉट रिनाउंस्ड हिज और हर इंटाइटलमेंट इन फुल आर पार्ट, जो आपका इंटाइटलमेंट है, जैसे 1:4 के रेशियो में राइट्स इशू आए हैं, यानी हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलना है, लेकिन आपने इस इंटाइटलमेंट को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, है ना? तो फिर उस केस में भाई नहीं होगा। अगर आपने रिनाउंस कर दिया है कि मुझे ये इंटाइटलमेंट चाहिए ही नहीं, तो राइट्स इशू में कहाँ खरीद पाओगे, ठीक है? इज नॉट रेनाउंसी, यानी वो रेनाउंसी नहीं होना चाहिए, अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। रेनाउंसिंग मतलब ऐसा ना हो कि आपने अपने शेयर रेनाउंस कर दिए, त्याग रखे हैं। एंड इज अप्लाइंग थ्रू ब्लॉकिंग ऑफ फंड इन बैंक अकाउंट विद द SCSB, और साथ ही साथ में वो एस्बा एप्लीकेशन यूज कर रहा है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की सहायता से, और उसके थ्रू उसने फंड को ब्लॉक करवा रखा है, ठीक है। तो ये अगर चारों चीजें होती हैं तो राइट्स इशू फॉलो किया जा सकता है। SCSB is a bank which is specialized as a bank capable of providing ASBA services to the customer. Names of such bank would appear in the list available on the website of SEBI। तो उन्होंने थोड़ा समझाने की भी कोशिश की भाई कि ये जो होते हैं आपके सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये वो स्पेशलाइज्ड बैंक हैं जो एस्बा की सर्विसेज दे सकते हैं अपने कस्टमर को। और कौन से बैंक एस्बा की सर्विसेज दे सकते हैं, उनका नाम अगर आप चाहें तो सेबी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। फिर आता है भाई एडवांटेज क्या है एस्बा का, और उसके बाद में QIP हम एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज है अप्लाइंग थ्रू एस्बा। अगर आप एस्बा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फायदा क्या है? द इन्वेस्टर नीड नॉट पे द एप्लीकेशन मनी बाई चेक, rather the investor submit ASBA which accompanies an authorization to block the bank account to the extent of application। मतलब इन्वेस्टर को अब पैसा चेक से पे करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर सीधे एस्बा फॉर्म सबमिट करेगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फॉर्म सबमिट करेगा, और उसमें इस बात का अथराइजेशन अधिकार होता है कि आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा ब्लॉक कर लिया जाए। द इन्वेस्टर डज नॉट हैव टू बोदर अबाउट रिफंड्स, रिफंड की भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। एज इन एस्बा ओनली दैट मच मनी टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इज टेकन फ्रॉम द बैंक अकाउंट, दैट टू ओनली व्हेन हिज एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट आफ्टर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनल। मतलब बोलते हैं कि भाई इसमें रिफंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके खाते से उतना ही पैसा ब्लॉक होता है जितना आपको उस शेयर को खरीदने के लिए चाहिए होता है, और पैसा कटता भी तभी है जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की सहायता से आपको
अलॉटमेंट में सिलेक्शन आ जाता है, तभी पैसा कटेगा, वरना सिर्फ ब्लॉक्ड पड़ा रहता है, खाता से पैसा कटता नहीं है, तो रिफंड की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक के खाते में पैसा रहता है तो ऐसे इंटरेस्ट मिलता रहता है। इन्वेस्टर कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट ऑन द एप्लीकेशन मनी एज द सेम रिमेन इन द बैंक अकाउंट व्हिच इज नॉट इन केस ऑफ अदर मोड ऑफ पेमेंट। मतलब दूसरे मोड ऑफ पेमेंट में हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना मिले, लेकिन एसबा के थ्रू अगर आप जाते हैं तो पैसा खाते में पड़े रहने के वजह भले ही ब्लॉक्ड है लेकिन आपके खाते में रहता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। एसबा का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सरल होता है, सिंपल होता है। द इन्वेस्टर डील विद द नॉन इंटरमीडियरीज हिज आर हर ओन बैंक। भाई इन्वेस्टर को भी फायदा है कि वो अपने जानकार व्यक्ति के साथ डील करता है, खुद के बैंक के साथ डील करता है। ये हो गई सर हमारी बात के बारे में एसबा। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये एप्लीकेशन होता है इसमें ऑथराइजेशन होता है कि एप्लीकेशन मनी आपकी ब्लॉक कर ली जाती है आपके अकाउंट में, ताकि आप जो है शेयर को सब्सक्राइब कर सकें। इन्वेस्टर अगर आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेशन मनी आपके बैंक अकाउंट से तभी डेबिट होगी जब आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। इसके पहले आपके खाते से पैसे नहीं काटे जाते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब होता है ये एक जो है फाइनल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू द्वारा इसे बनाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किसको और कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। एसबीआई फैसिलिटी के में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने खुद के बैंक अकाउंट से पब्लिक या राइट से इश्यू से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एसबा की सर्विस देने वाला सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होगा वो आपकी सारी डिटेल एसबा एप्लीकेशन में डालेगा। पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, कितने कितने शेयर की बिडिंग करना चाहते हो, किस प्राइस पर बिड करना चाहते हो, सारी डिटेल्स भरेगा और उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फिर वो जो भी डिटेल्स है उसको बिडिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा कि हाँ हमारे ये लोग हैं जो बिड करना चाहते हैं। इन्वेस्टर को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी डिटेल आपने एसबा एप्लीकेशन भरी वो सही हो, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सेबी की गाइडलाइन बताती है कि एसबा में कौन अप्लाई कर सकता है। तो एसबा के थ्रू अगर पब्लिक इशू है तो सभी इन्वेस्टर, ऑल द इन्वेस्टर कुड अप्लाई थ्रू एसबा। अगर पब्लिक इशू है, आईपीओ आ रहा है, उस केस में सभी इन्वेस्टर एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर राइट्स इशू है तो उस केस में कुछ कंडीशन है। पहला, पहले से आपके पास डीमैट में शेयर होने चाहिए उस कंपनी के और एडिशनल शेयर के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो। आपने अपना एंटाइटलमेंट फुल या पार्ट में रिनाउंस नहीं कर रखा है, आप एक रिनाउंसी नहीं है और साथ ही साथ में आप एसबा एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं किसी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के थ्रू। फिर उन्होंने थोड़ा-सा बताया कि सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जो एसबा की सर्विसेज दे सकता है, पीएनबी वगैरह देते हैं, तो एससी, एसबी की कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन-कौन से बैंक देते हैं उनका नाम आप जो है लिस्ट में देख सकते हैं, कहाँ पर? सेबी की वेबसाइट पर। फिर एसबा का फ़ायदा क्या हुआ कस्टमर को? कस्टमर को फ़ायदा ये है कि पैसा चेक से नहीं पे करना है, क्योंकि अगर आपने एसबा का फॉर्म भरा, तो एसबा फॉर्म ही ऑथराइज़ेशन दे देता है कि आपके खाते में पैसा ब्लॉक कर लिया जाए और बाद में डिडक्ट भी कर लिया जाए। इन्वेस्टर को रिफंड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाते में पैसा सिर्फ ब्लॉक होता है, डिडक्ट तभी होता है जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो, ठीक है? उसके बाद में इन्वेस्टर इंटरेस्ट कमाता रहता है, क्योंकि पैसा खाते में पड़ा होता है, भले ही ब्लॉक्ड रहे लेकिन इंटरेस्ट आता रहता है। एसबा फॉर्म सिंपल होता है और कस्टमर को भी मतलब विश्वास की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपने खुद के बैंक के साथ डील कर रहा होता है तो उसको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ठीक है मेरे साथ गलत नहीं होगा। फिर आता है मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। काफ़ी कठिन-कठिन टर्म्स और चीज़ें थी जो हमने इसमें सीखा। बुक पढ़ करके इस लेवल से समझना मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी आईपीओ की ही गाइडलाइन बताई, बुक में जैसा लिखा है उस हिसाब से समझना मुश्किल होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पूछने में उनको देर नहीं लगती है। पूछते गहराई से हैं। सेबी इंस्टीट्यूटेड द गाइडलाइंस फॉर क्यूआईपी, रिलेटिवली न्यू इंडियन फाइनेंसिंग एवेन्यू ऑन 8 मई 2006। 8 मई 2006 को सेबी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए गाइडलाइन लाई और ये फाइनेंस अवेलेबल करवाने का एक नया तरीका है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन तरीका है। क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ कैपिटल रेजिंग टूल। अगर आपको पूंजी रेज करनी है, कैपिटल रेज करना है, तो क्यूआईपी एक तरीका है। वेयर बाई अ लिस्टेड कंपनी, जिसके जरिए एक लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर, फुल्ली आर पार्सली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या कोई अदर सिक्योरिटीज वारंट के अलावा, विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, जो कि कन्वर्टेबल हैं इक्विटी शेयर में, टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। क्यूआईबी मतलब कहने का, क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कैपिटल रेज करने का एक टूल है। लिस्टेड कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर इशू कर दें
या फुल्ली या पार्सली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दे या कोई और सिक्योरिटी इशू कर दे लेकिन वारंट नहीं, ठीक है, इशू कर सकती है, यानी कि अदर सिक्योरिटी जो कि कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं या कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब हुआ ऐसा डिवेंचर जो कन्वर्ट होकर के इक्विटी शेयर का रूप लेगा, या कोई और सिक्योरिटी जो कि कन्वर्ट की जाती है किसमें, इक्विटी शेयर में। तो सब घूम टहल के इक्विटी शेयर बनेंगे टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। और ये किसको, ये चीजें जो है अलॉट करी जाती हैं QIB को, यानी कि QIP अगर आप लेकर आए हैं तो खरीदार कौन बनेगा, QIB, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दिस इज द ओनली अदर स्पीडी मेथड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर कंपनी टू रेज मनी। भाई अगर एक तो तरीका ये था कि हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करें, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब वही प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का तरीका हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका है अगर आप तेजी के साथ पैसा अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका QIP का मेथड आप यूज कर सकते हैं। QIP के थ्रू भी तेजी के साथ में पैसा रेज किया सकता है। इट स्कोर्स ओवर अदर मेथड्स एज इट डज नॉट इन्वॉल्व मैनी ऑफ द कॉमन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सच एज सबमिशन ऑफ प्री इशू फाइलिंग टू द मार्केट रेगुलेटर। तो मतलब ये दूसरे मेथड से बेहतर मेथड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उनको इग्नोर किया जाए, ठीक है। तो इट स्कोर्स ओवर अदर मेथड, ये दूसरे मेथड से बेहतर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे सबमिशन ऑफ प्री इशू फाइलिंग टू द सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए स्पीडी मेथड है, तेज तरीका है, जल्दी पैसा चाहिए क्योंकि IPO लाने में एक आध 6 महीने लग जाते हैं सर सारी प्रक्रिया पूरी करने में, तो उसी का विकल्प इन्होंने किया। टू इनेबल द लिस्टेड कंपनीज रेज मनी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मार्केट रेगुलेटर सेबी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ QIP। तो ये बोलते हैं कि भाई कंपनियां तेजी के साथ में, जो हमारी लिस्टेड कंपनी है वो जल्दी से पैसा रेज कर सकें, इसी के लिए, वो भी डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे इंडिया की मार्केट में, उसी के लिए सेबी QIP का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, ठीक है। दिस वाज आल्सो डन टू प्रिवेंट लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग एन एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल। और ये ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि हम, क्या होता था कि फंड रेज करने में 6-6 महीने लग रहे हैं, 1-1 साल लग जा रहा है IPO लाने में। तो ऐसे में कंपनियां क्या करती थी, विदेश में से जाकर के पैसा लेकर चली आती थी, वहां पर आसान होता था, वहां पर वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर देती थी या GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वगैरह इशू कर देती थी, तो पैसा जल्दी रेज कर लेती थी। उसको भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश इन्होंने करी, ठीक है। तो प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से पहले, complication associated with raising capital in the domestic market had led many companies to look at tapping overseas market via foreign currency convertible bond and global depository receipt। वही बोल रहे हैं कि भाई जब तक QIP नहीं आया था तब तक कंपनियां क्या करती थी, विदेश, हमारे देश की कंपनियां विदेशों में चली जाती थी और वहां से कैपिटल रेज करके चले आती थी, क्योंकि उस काम में उनको कम समय लगता था। तो वहां हो सकता है वो 10-15 दिन में, 1 महीने में काम हो जा रहा था, यहाँ उनको 6-6 महीने, 1-1 साल लग जा रहा था। तो उसी की वजह से सेबी जो है QIP का कॉन्सेप्ट लेकर आया। दिस हैज आल्सो हेल्प्ड इशूइंग कंपनी प्राइस देयर इशू क्लोजर टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मतलब कहने का कि जो हमारा QIP है कंपनियों को मदद करता है कि वो अपने प्राइस को, शेयर के प्राइस को प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के आसपास रख सकें। द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन बी इशूड ओनली इन QIB हु शैल नॉट बी प्रमोटर्स आर रिलेटेड टू प्रमोटर्स ऑफ द इशू। तो जो ये सिक्योरिटीज हैं जो यहाँ पर QIP के थ्रू जो भी शेयर इशू किए जा रहे हैं या सिक्योरिटी इशू की जा रही हैं, वो सिर्फ जो है QIB को अलॉट की जाती हैं। इसको अलॉट की जाती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट की जाती हैं। QIB में हमने देखा था कौन, म्यूचुअल फंड, सरकारी बैंक यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इन्हीं को अलॉट किया जाएगा। और हु शैल नॉट बी प्रमोटर्स आर रिलेटेड टू द प्रमोटर ऑफ इशूअर, यानी जिस कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है तो QIB जो होना चाहिए वो टाटा कंपनी का प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सोचो कि टाटा कंपनी है, वो अपना QIP लेकर आ रही है और टाटा कंपनी का ही म्यूचुअल फंड है, वो इसको खरीदना चाहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इशू इज मैनेज बाई सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर। जो इशू है इसको कौन मैनेज करता है, सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। दिस इज, देयर इज नो प्री इशू फाइलिंग ऑफ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विद, मतलब यहाँ पर जो है इशू से पहले प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं होती है QIP में। जैसा कि बताया कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें फाइल नहीं करना पड़ता, इसीलिए जल्दी हो जाता है प्रक्रिया, ठीक है। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द इशूअर
with appropriate disclaimer to the effect that placement is meant only for QIB on private placement basis and not for offer to the public। तो मतलब जो ये प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, अभी हम बात भी करेंगे कि प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो ये जो ऑफर फॉर सेल को ही प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो जो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है उसको वेबसाइट पर डाला जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के भी और कंपनी जो इशू कर रही है उसके भी, और उसमें ये डिस्क्लेमर डाला जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये प्लेसमेंट जो है केवल QIB के लिए है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए है, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर आ रहा है और ये आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है, नोट में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, इफ अ लिस्टेड कंपनी वांट टू रेज द फंड इट इशूज प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है पहले से और वो फंड रेज करना चाहती है तो वो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट का यूज करती है, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो फंड रेज करना चाहती है IPO के थ्रू तो वो प्रॉस्पेक्टस का यूज करती है, ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। बात समझ में आई? तो अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट शब्द का यूज करेंगे तो समझो ये प्रॉस्पेक्टस, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो वो प्रॉस्पेक्टस लेकर आती है, जिसे आगे हमने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के नाम से जाना था। और कंपनी अगर लिस्टेड है तो इसी प्रॉस्पेक्टस को ही प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बोल दिया जाता है। तो बस यहीं पर बात खत्म होती है हमारी, चैप्टर लेक्चर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा सर। तो QIP का कॉन्सेप्ट 2006 में लाई सेबी। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई अगर QIP क्या है, कैपिटल रेज करने का एक तरीका है जहां पर लिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है या फुल्ली या पार्सली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है या कोई और इशू या कोई और सिक्योरिटी लेकिन वारंट नहीं, जो कि इजीली जो है कन्वर्ट हो जाए इक्विटी शेयर में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। ठीक है, किसको इशू किया जाता है, QIB को। अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अलावा ये दूसरा सबसे तेज तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट का, ताकि कंपनी पैसे रेज कर सके। क्यों आया QIP? क्योंकि कंपनियों को प्रॉब्लम होती थी, 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाते थे फंड रेज करने में, तो उसी के लिए QIP का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। जो लिस्टेड कंपनियां हैं अगर वो डोमेस्टिक मार्केट से फंड रेज करना चाहती हैं कम समय में, तो उसी के लिए सेबी QIP का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। साथ साथ ये भी उद्देश्य था कि भाई हमारी जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो जा रही थी फॉरेन कैपिटल पर, क्योंकि यहाँ इंडिया में पैसा रेज हो ही नहीं रहा, तो विदेश से लेकर आते थे, वो चले जाते थे विदेश में, वहाँ से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बेच करके या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वगैरह बेच करके पैसे लेकर चले आते थे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो उसी के लिए QIP लाया गया। ठीक है, ये जो QIP में सिक्योरिटी बेची जाती है, शेयर बेचा जाता है, वो सिर्फ QIB को दिया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दिया जाता है, जो कि प्रमोटर नहीं होना चाहिए या प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफ द इशूअर। ठीक है, रिलेटेड टू प्रमोटर्स ऑफ इशूअर। प्रमोटर मतलब क्या हो गया, जैसे टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी के ही प्रमोटर हैं जो, वो लोग खरीदें या उससे रिलेटेड लोग खरीदें तो उसको मनाही होती है। इशू जो है मैनेज किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर के द्वारा। यहाँ पर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट को प्री फाइल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो देयर इज नो प्री इशू फाइलिंग ऑफ प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट आप समझ गए होंगे, प्रॉस्पेक्टस होता है। प्रॉस्पेक्टस को प्री इशू फाइलिंग करने की जरूरत ही नहीं, बोलते हैं कि ठीक है पहले से लिस्टेड कंपनी हो, ये सब डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर डाला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, और इशूअर यानी उस कंपनी की वेबसाइट पर, उसमें ये डिस्क्लेमर यानी उसमें ये लिखा जाता है कि भाई ये जो प्लेसमेंट है ये QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के प्राइवेट प्लेसमेंट के पर्पज से आया हुआ है और ये ऑफर फॉर पब्लिक नहीं है। ठीक है, फिर उसी में हमने बोला भाई कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है और वो कैपिटल रेज करना चाहती है IPO के थ्रू, तो वो प्रॉस्पेक्टस लेकर आती है, और वही कंपनी यदि लिस्टेड हो जाए तो सेम प्रॉस्पेक्टस को ही नए नाम प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के नाम से बुलाया जाता है। प्रॉस्पेक्टस को फर्दर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहा गया। बात क्लियर हो गई? तो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बोल दिया जाता है अगर कंपनी लिस्टेड है तो। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। बढ़िया से पढ़ाया है मैंने, कैपिटल मार्केट आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है यार, चीज़ें समझ में आ रही कि भाई QIB क्या होता है। अभी ऐसे QIB में करता रहता है, अभी समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी कि क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, नॉलेज है इसको, इंस्टीट्यूशन है यानी व्यक्ति नहीं है, कोई कंपनी है, और बायर है खरीदार है ना। क्वालिफाइड यानी इसको नॉलेज है शेयर मार्केट की। इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, पेंशन फंड हो गए, ये समझाया मैंने। IPO क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, T+1 का कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं। अगर अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा सर, बिलीव मी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी पकड़ से। थैंक यू सो मच।